नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जाति जनगणना को लेकर राजनीति एकदम उफान पे है। एक दूसरे पर पॉलिटिशियंस आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं लेके आए थे। वो कह रहे हैं हम तो लेके आए थे, हमने तो 2011 में जाति जनगणना करा दी थी, उसके आंकड़े आप रिलीज़ नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जाके केंद्र सरकार, जब मोदी जी की सरकार आ गई तो उन्होंने 2011 की जनगणना के जो आंकड़े थे जाति वाले, उनको रिलीज़ करने से मना कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ डाटा मिसमैच आ रहा है जिसके कारण ये जनगणना नहीं मानी जा सकती। इस पूरी चीज़ के बीच में एक लड़ाई चल रही है कि ये जाति की जनगणना का क्रेडिट किसका है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जाति की जनगणना जो हो रही है, क्या इससे कुछ बदलने वाला है? क्या इस देश में जाति की जनगणना से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या जाति की जनगणना भारत में जातिगत भेदभाव को खत्म कर देगी? मैं लगातार आपसे एक बात कहता रहा हूँ कि ये जो जाति जनगणना है या जातिगत आरक्षण है या कोई भी चीज़ें हैं, या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, अगर ये सब है तो क्या इससे कुछ हालात बदलेंगे? मेरे देश में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से क्या बेरोज़गारी कम हो जाएगी? क्या देश में बेरोज़गारों की संख्या कम हो जाएगी? अंतर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ये आएगा कि एक कम्युनिटी के 4 बेरोज़गार कम हो जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी के 4 बेरोज़गार बढ़ जाएंगे। यानी एक दूसरे के कंपटीशन में तो आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन देश में तो सबको शिक्षा और सबको काम मिलना चाहिए। मैं लगातार बोलता जा रहा हूं कि ये आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े अगर सबको शिक्षा और सबको काम मिल जाए। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे पड़ोस में चीन ये काम कर चुका है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत है संसाधन देने की। ये ठीक वैसा मामला है कि भैया घर में 2 रोटियां खाने वाले 10 हैं, तो किन 2 को मिलेंगी इसके लिए व्यवस्था बना दी गई। अब उसमें कहा नहीं लड़कियों को मिलनी चाहिए, तो बोले 1 रोटी लड़की को दे दो, 1 लड़के आपस में बांट लो। लड़ रहे हैं आपस में, बाल खींच रहे हैं। अरे भाई, सबके लिए रोटी क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश में सबके लिए शिक्षा के अवसर क्यों नहीं होना चाहिए और सबके लिए नौकरियां क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बेसिक सी चीज़ हमारे देश में नहीं हो पा रही है। अगर आप इस देश में रोजगार पैदा करने पे और इस देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पे और बेहतर शिक्षा देने पे ध्यान दोगे तो क्या किसी को आपस में लड़ना पड़ेगा कि भाई मुझे ये दे दो, मेरे को इतने % रोजगार मिलना चाहिए, मेरे को उतने % मिलना चाहिए? तो समस्या है इस देश में संसाधनों की कमी की समस्या। और संसाधनों की कमी के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वो इन देश के जो नेता हैं, उनकी तरफ आप उंगली ना उठाओ, इसलिए वो आपको आपस में सेट करते रहते हैं। देखो ब्राह्मण ने तुम्हारा हक मार दिया, देखो इन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के तुम्हारा हक मार दिया, तुम्हारा लड़का तो बहुत पढ़ने में तेज था, इसको नौकरी मिल गई। और आप एक दूसरे से नफरत करते हो। कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को भीमटा कहता है, और ये आपस में आप लड़े जा रहे हो। और लड़ा लड़ा के जो निकम्मे हैं वो जुमले बेच रहे हैं और आप खरीदे जा रहे हो। देश की जो दशा है उसको आप समझें कि अगर नौकरियां हैं भी तो ज़्यादातर नौकरियां ऐसी हैं जिसमें घर नहीं चलाया जा सकता। आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, गिग वर्कर की नौकरी कर रहा है, अस्पताल में असिस्टेंट की नौकरी कर रहा है। काम के हालात इतने ख़राब है कि उनके घर का खर्चा नहीं चल सकता। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। एक नंबियों के आंकड़े हैं अप्रैल 2025 के, और गो डिजिट के भी 2025 के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े कहते हैं एक व्यक्ति हर महीने बिना किराया दिए 30,000 रुपये महीने उसका खर्चा है। बड़े शहरों मुंबई वगैरह में ये 40 से 50,000 रुपये महीने है। अगर 4 लोगों के परिवार है तो बिना किराया दिए 1 लाख रुपये महीने खर्च करने की आवश्यकता है। ये भी नोम्बियो का अप्रैल 2025 का डेटा है। मुंबई में सबसे महंगा है, उसके बाद दिल्ली और बेंगलुरु है। और स्टेटिस्टा का डाटा है कि सितंबर 2025 का कि यहाँ पर सबसे बुरा हाल है। महंगाई 2025 में 4.5% बढ़ी। खाने पीने की चीज़ें 10% महंगी हो गई। और ये भी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स का डाटा है
किराया मुंबई में 6,000 से 40,000 रुपये महीने है, दिल्ली में 5,000 से 60,000 रुपये महीने हैं। इसके अंदर आदमी कैसे सरवाइव करे? अब अगर आप रोजगार की हालत पे हैं तो देश में नौकरियां हैं ही नहीं। जो नौकरियां हैं उन पे आएंगे, उससे पहले ये समझें कि नौकरियां क्यों नहीं है। ये कड़वा सच है मेरे देश का। जाति जनगणना करके इसको क्या दूर किया जा सकता है? इससे सिर्फ ये होगा कि बेरोजगारी में सबको उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाए। यानी बेरोजगार अगर भाई तेरी जाति के कम रहेंगे तो मेरी जाति के भी कम रहेंगे, तेरे ज़्यादा रहेंगे तो मेरे भी रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरे तो 4 ही बेरोजगार हैं, मेरे 8 हो गए। बस ये इतना ही तय करेगा जाति जनगणना। आप अगर देखें तो कुल मिला के सितंबर 2024 में 7.8% लोग बिना नौकरी के थे। अब इस बिना नौकरी के का मतलब ये होता है कि आप काम करने के काबिल हैं और आप वही काम ढूंढ रहे हैं जो आप कर सकते हैं, और वो काम आपको मिल नहीं रहा है। अगर आप नौकरी ढूंढने नहीं जा रहे हैं तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अगर आप नौकरी मांगने जा रहे हैं हज्जाम की और हैं आप दर्जी तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ऐसे आंकड़ों के हिसाब से ये फोर्ब्स इंडिया के अक्टूबर 24 के आंकड़े हैं। 7.8% लोग सितंबर में 24 में बेरोजगार थे देश में। ज़्यादातर मजदूरों को 300 से 400 रुपये पर डे मिलता है और 80 से 90% लोग छोटे मोटे काम करके इस देश में काम चला रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 4 लोगों का परिवार है तो 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, अभी मैंने बताया था। तो 300 से 400 रुपये रोजाना कमाने वाले इस देश के 80 से 90% लोग हैं, जिसमें कुछ ऐसे, ये एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2019-20 का, उसका डाटा है। मैं सारे स्रोत आपको दे रहा हूं ताकि एक भी डाटा में किसी को कोई संशय ना रहे। 10 से 20 घंटे रोजाना काम कराना 1880 के दशक में इस दुनिया ने तय किया था कि आदमी को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। दुष्ट लोग दुनिया भर में सरकारों में आए। इस सरकार को जो प्राइमरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों के बजाय वो अपनी राजनीतिक संभावनाएं देख रहे हैं। चुनाव आ गया तो जाति जनगणना महान हो गई, और पहले जाति जनगणना हिंदुओं को बांटने, देश को बांटने और पता नहीं क्या क्या बयान नेता लोग दिया करते थे। आप पूरे दिन ट्विटर फेसबुक पे देख रहे होंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, कृष्ण खुद देश का प्रधानमंत्री बोलता है 18-18 घंटे काम करता हूं मैं। आप देश को क्या प्रेरणा दोगे? आप देश को ये प्रेरणा दो 8 घंटे से ज़्यादा काम ना कराया जाए। आदमी को अपने परिवार को ध्यान देना पड़े। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में 2-2 ढाई-ढाई घंटे ट्रैवल वैसे ही करना पड़ता है। 2 घंटे ट्रैवल करके नौकरी पे जाएगा, 8 घंटे काम करेगा, 2 घंटे ट्रैवल करके आएगा। 12 घंटे तो घर से वैसे ही दूर है। अब तुम 12-14 घंटे की ड्यूटी कराओगे तो उसके परिवार वालों को क्या मिलेगा उस आदमी का? वो सिर्फ सोएगा, घर पे उठ के फिर आ जाएगा। इस तरह के नारकीय स्थिति में इस देश का नागरिक जी रहा है। क्या हमारे देश की सरकार जो श्रम कानून है उनको ठीक से लागू नहीं करवा सकती, जिसमें किसी भी तरह की किसी जाति जनगणना की बाधा नहीं थी? इसके उलट श्रम कानूनों को उद्योगों के विकास के लिए समस्या के तौर पर रखा जाता है, और जो लोग श्रम कानूनों और मजदूरों के हितों की बात करते हैं उनको विकास विरोधी बताया जाता है और कहा जाता है कि इनसे जीडीपी गिर जाएगी। देश में लघु उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है, और हालत यह है कि उनकी अपनी भी हालत खराब है और वो आगे जाके अपने कर्मचारियों का भी शोषण कर रहे हैं। तो जिस देश में जनता के बीच में पैसा ही नहीं आएगा, मजदूर को वेतन नहीं मिलेगा, वो बाजार में खर्च नहीं करेगा, तो उस देश में इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है। और जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो नए रोजगार कैसे मिलेंगे? ये उससे भी बड़ा सवाल है। मूर्खतापूर्ण तरीके से लोगों को उलझाने में, कभी पाकिस्तान में, कभी आतंकवाद में, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, कभी जाति में, कभी धर्म में बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और असल जो चीज़ है वो इस देश के लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं, जिनको सरकार दूर नहीं कर रही है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की गोद में बैठी हुई है। मैं आपको बताता हूं आंकड़े। 10 से 12 घंटे रोज काम करवाते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के, ओवर टाइम के। क्या लेबर लॉ में अलाउड है? नहीं है। क्या ये कहीं कहीं हो रहा है? नहीं, धड़ल्ले से हो रहा है। तो क्या तुम मर रहे हो वहां बैठ के सरकार में?
मतलब मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, बद्दुआएं निकलती हैं। लाखों मरीज जो गरीब मजदूर हैं वो शोषण का शिकार हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, तुम मक्कारियां बरत रहे हो। हालत यह है कि स्टेटिस्टिका का सोर्स है कि महिलाओं को 450 रुपए से कम कमाई होती है, कुल 350 रुपए होती है, 450 पुरुषों को होती है दिन भर की कमाई। छोटे दुकानदारों की हालत देख लीजिए। जिस तरह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में आके ऑनलाइन कारोबार झपट लिया, 30 से 40% छोटे दुकानदारों का कारोबार घट गया है। मेरे जो चश्मे वाले कपूर साहब हैं, उनकी दुकान पे 6 आदमी होते थे, अब उनके घर ही घर के 2-3 आदमी रहते हैं। उनकी पत्नी भी दुकान पे बैठ जाती हैं, उनके जो है साले साहब रहते हैं दुकान पे, और एक उनके पुराने जो बहुत पुराने 20-20 साल पुराने उनके एक्सपीरियंस जो है वो कारीगर हैं, वो बैठते हैं। क्या करें, सबको निकालना पड़ा। क्यों? सबके कारोबार गिरते चले जा रहे हैं। हर दुकान पे जो 2-3 नौकर होते थे वो एक में बदल गए हैं। 30 से 40% लोगों का नुकसान हो गया और कमाई 20 से 30% घट गई है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022। हर दुकानदार पर औसत 1,70,000 रुपए का कर्जा है। ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे AIDIS का ये आंकड़ा है। बड़े दुकानदारों को ऑनलाइन कंपनियों से टक्कर देने में दिक्कत आ रही है और ये भी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट का डाटा है। कनॉट प्लेस पे चले जाइए, धीरे धीरे करके सारे शोरूम बंद होते जा रहे हैं, उनकी जगह रेस्टोरेंट लेते जा रहे हैं। सारे ऑफिस बंद होते जा रहे हैं, उनकी जगह रेस्टोरेंट लेते जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ खरीदारी करने के लिए कोई नहीं जाता है। भारत में गरीब और अमीर का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वो चीज़ें जो इमीडिएटली एड्रेस करने वाली हैं, जो अभी कल बैठ के मोदी जी साइन करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं, किसी राष्ट्रीय बहस की जरूरत नहीं, पहले से कानून है। आप उस कानून पे अमल नहीं करते हो क्योंकि अडानी से आपको प्यार है, अंबानी से आपको प्यार है, गोदरेज बिरला से आपको प्यार है। प्यार तो मनमोहन सिंह को भी बहुत था, लेकिन ऐसे दुर्दिन नहीं आए थे कि आपको जाति जनगणना में को ऐसे पेश किया जाए जैसे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय बाद फ़र्क पड़ेगा। वो फ़र्क ठोस फ़र्क होगा मानता हूँ, लेकिन उससे देश नहीं बदलेगा। बेरोजगार उतने ही रहेंगे, हो सकता है कुछ बेरोजगारियों की जातियाँ बदल जाएं। शिक्षा से वंचित उतने ही लोग रहेंगे, हो सकता है कि कुछ बच्चों को जिनको एडमिशन मिलता है उनमें जातियों का अंतर बदल जाए, कुछ ज़्यादा दूसरी जाति वालों को मिल जाए, दूसरे को ना मिले। कहीं इलाज हो सकता है कि किसी दूसरी जाति वाले को अब ज़्यादा मिलने लगे, पहले कम मिलता था। लेकिन बेरोजगार उतने ही रहेंगे, इलाज के बगैर मरने वाले उतने ही रहेंगे, शिक्षा के अभाव में मरने वाले उतने ही रहेंगे। शिक्षा महंगी होती जा रही है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इलाज महंगा होता जा रहा है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। नौकरी सवाल ही नहीं है, और नौकरियों में अंधाधुंध शोषण है, खुलेआम शोषण है। एक आदमी से 4-4 का काम कराया जा रहा है। घर का काम नहीं चल रहा है अगर घर में 2-3 लोग जितने हैं वो सब नौकरी करने ना जाएं। और इसलिए नहीं कि वो आदमी कमा नहीं सकता, इसलिए कि उसको पैसे ही नहीं दे रही है कंपनी, उसका शोषण कर रही है। एक आदमी के परिवार से 3 आदमियों से काम करवा के उस 3 लोगों का पेट भरने का इंतजाम किया जा रहा है। एक एक चीज़ डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। गरीबी और अमीरी का अंतर इतना ज़्यादा है कि अगर आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की 22-23 की रिपोर्ट देखें तो अमीरों के पास 1% भारत के अमीरों के पास, यानी 100 में से सिर्फ 1% लोगों के पास देश का 22.5% पैसा है और 40% संपत्ति है, दौलत है, जिसमें रियल एस्टेट वगैरह वगैरह सब कुछ है। 1% लोगों के पास 40% संपत्ति। 2023 में जो गिनी स्कोर था वो 0.41 था, यानी 1955 में ये 0.37 से ज़्यादा था, और ये भी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बता रही है। गरीबों की हालत, आधे लोगों की कमाई का हिस्सा पहले सिर्फ 13% था, 2006 में 16% होता था, जो अब 13% रह गया है। ये भी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का डाटा है। दोबारा समझाता हूँ, आधे लोग हिंदुस्तान के 50% लोग देश की कमाई के सिर्फ 13% से काम चला रहे हैं, और
6 में ये 16% होता था। यानी जो नीचे के लोग हैं उनकी कमाई घटती जा रही है। अरबपति 2014 में 102 थे, 2023 में 271 हो गए हैं। अमीरों के पास दौलत आए जा रही है। क्या नीति बनाई है आपने? आप जाति जनगणना पे लड़ो, जाति जनगणना पे लड़ो, जो करना है करो और लोगों को सपना दिखाओ। देखो मैं जाति जनगणना ले आया हूं, तुम्हारी जात वालों को नौकरी मिल जाएगी। आज पूरे शहर के अंदर से साल भर में 500 लोगों को नौकरी मिल रही है, तब भी साल भर में 500 लोगों को मिलेगी। उन 500 लोगों में से 20 लोग 25 लोग ऐसे होंगे जो दूसरी जाति के आ जाएंगे। तो उन 20% लोगों के चक्कर में तुम उनका पूरा समर्थन हासिल करोगे और समर्थन से उन्हीं का शोषण करोगे। आप देखिए कि कमाई बढ़ाए, हर दिन सरकार को जो 500-600 रुपये 8 घंटे काम करने को मिलते हैं उसको बढ़ाना चाहिए। 2020 के लेबर कोड में ये सुझाव दिया गया है, सरकार दबा के बैठ गई है। मजदूरों को, दुकानदारों को बीमा और पेंशन की सुविधा देनी चाहिए। कल के दिन नौकरी ना रहे, कुछ ना रहे तो कम से कम उनकी ज़िंदगी चल जाए। आयुष्मान भारत है, एम्प्लॉय ESIC है, ESI जिसको कहते हैं, उसमें कुछ बेहतर सुविधा दे दी जाए। दुकानदारों को सस्ता लोन दे दिया जाए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। तो जो आंकड़े हैं वो हमको ये देखने पर मजबूर करते हैं कि भाई जाति जनगणना खुश होने की बात है, लेकिन ये खुश होने की बात ऐसे है कि मेरे घर में आज मुन्ना पैदा हो गया। अब ये मुन्ना जब बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तब कमा के देगा। और अभी तो जाति जनगणना होगी या नहीं होगी इसको लेकर ही बवाल है। पिछली जाति जनगणना जो मनमोहन सिंह ने कराई थी उसके आंकड़े रिलीज ही नहीं किए मोदी सरकार ने। और मोदी सरकार ने ये आंकड़े क्यों रिलीज नहीं किए इसको लेकर भी एक सवाल है, क्योंकि वो आंकड़े सरकार अपने पास रखी हुई है। उसने इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग में उनको इस्तेमाल किया, दूसरी पार्टियों को पता ही नहीं चले। अब जो आंकड़े आएंगे इसकी क्या गारंटी है कि उन आंकड़ों पर सर्वसम्मति बन जाए? राहुल गांधी तो अभी से बोल रहा है कि जल्दी लागू करो। दूसरा, आप जिस फार्मूले से कर रहे हो उससे नहीं करो, बल्कि आप फार्मूला अपनाओ तो आंध्र प्रदेश वाला अपनाओ, कर्नाटक वाला अपनाओ। ये कहेंगे नहीं हम बिहार वाला अपनाएंगे, फिर इस पे चलेगा। अभी तो ये बहुत समय लगाएंगे और उसके बाद भी आपको क्या पता लगेगा? सिर्फ ये पता लगेगा ना इतने % इस जाति के लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे इनके वोट ज़्यादा हैं, तो नेता ये समझेगा कि इनको ज़्यादा उल्लू बनाना है मुझे। लेकिन देश की समस्या दूर होगी। देश में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बढ़ाया जाएगा। मुझे रिजर्वेशन के लिए लड़ने की जरूरत क्यों पड़े? हर आदमी को रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? अगर आपने किसी बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया है, इतने इंजीनियर पैदा किए हैं, कुछ देख के ही तो पैदा किए होंगे या इसलिए किए हैं कि अंबानी को इंजीनियर की ज़रूरत पड़े तो एक की जगह लाइन में 100 खड़े हों ताकि वो उनसे जैसे चाहे वैसे मुर्गा बना के काम ले सकें। मैं ये बात पूंजीवाद के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ। पूंजीवाद में सरकार ऐसे ही मैन पावर पैदा करती है ताकि जो कैपिटलिस्ट है उसको सस्ती मैन पावर मिले कंपटीशन के कारण। इतनी इंजीनियरों की भीड़ ऐसे नहीं है, ये साजिश है, षड्यंत्र है ताकि मैन पावर सस्ती मिले इनको, सब कुछ इनको दे दो, खून भी दे दो। ये होती है एक पूंजीवादी सरकार की नीति। हालत ये है कुल मिला के कि एक मजदूर 12 घंटे काम करता है, 300-400 रुपये मिलते हैं, घर चलाने के लिए 1 लाख चाहिए। ये अंतर कैसे पूरा होगा? मुंबई में 40,000 किराया है और मजदूर की कमाई 9,000, दुकानदार 1,70,000 के कर्ज में है। ये दूरी कैसे दमे? कुल मिला के सबको शिक्षा, सबको काम। जब तक सबको शिक्षा नहीं मिलेगी, सबको काम नहीं मिलेगा, 7.8% लोग किसी भी साल में अगर बेरोज़गार रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, 300 से 400 रुपये रोज़ में मजदूरी करने को मजबूर है। जिसके पास काम है उसको रोज़गार में गिनते हैं। जो 80% आबादी जो सस्ते छोटे मोटे काम कर रही है उसको रोज़गार में काउंट करती है सरकार। वो रोज़गार जिसमें उसका घर भी नहीं चलना है, अगर उसको भी कम कर दो तो कैसे 4.5% महंगाई में लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं? तो भैया बड़ी समस्या क्या है?
आज आप जाति जनगणना कर दोगे तो ये बौद्धिक समस्या हो सकती है, टेक्निकल समस्या हो सकती है। ये देश की नीति बनाने में एक टूल हो सकता है जिसके आधार पे आप नीति बनाएंगे, लेकिन जो सपना दिखाया जा रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि देश बदल जाएगा। देश में कुछ नहीं बदलेगा। जितने % बेरोजगार हैं उतने ही रहेंगे, जो महंगाई की दर है वो ही रहेगी, मजदूरी की दर उतनी ही होगी और रहना खाना महंगा होता रहेगा। तो कुल मिला के भाई, जो इस देश में पहले से नियम बने हुए हैं, श्रम कानून है, दूसरी चीज़ें हैं, रोज़गार गारंटी योजना है, रोज़गार कार्यालय होते हैं, शिक्षा जो सस्ती होती थी, 5,000 में बच्चा पढ़ के पीजी करके निकल जाता था, वो क्यों नष्ट किया तुमने? 4 लाख में बीए हो रहा है भाई साहब। गरीब आदमी को आप एक तरफ से तो कह रहे हो कि हम जाति जनगणना कर रहे हैं, तुम तो उसको पहले ही बाहर कर दोगे सिस्टम से। जो ऐतिहासिक रूप से दलित है, दमित है, वो कहाँ से लाएगा 4 लाख रुपए कॉलेज की फीस के लिए? सारे कॉलेज तो प्राइवेट कर दिए, सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी आपने। 4 लाख लाएगा नहीं तो उसका बेटा अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा। ये अपने आप में एक नई परंपरा शुरू हो रही है, उसको दूसरी तरफ से कुचलने और दमन करने की व्यवस्था। जो भी है, जाति जनगणना को लेकर उत्साहित होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि हम सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला इस देश में फिलहाल इस जाति जनगणना से। असल जहाँ पे हमको बटन दबाना है, जहाँ गला पकड़ना है सरकार का और सवाल पूछना है, वो चीज़ है कि सबको शिक्षा, सबको काम, सबको स्वास्थ्य, सबको आवास सुनिश्चित कीजिए। खून पी के टैक्स लेते हो, गरीब से गरीब आदमी को भी निचोड़ देते हो। डोनाल्ड ट्रंप से हमको पता चला कि भारत की सरकार कितना टैक्स लेती है। उस पे वास्तव ताकत थी, उसने इनको झुका लिया, लेकिन बाकी हम कहाँ से ताकत लाएं? हमारे पास लोकतंत्र की ताकत है, उसको डायरेक्ट करना चाहिए, झुंझुनों में नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।